हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके समक्ष लेकर आए हैं। जो टॉपिक बात करता है कि क्या डिस्क्लोजर स्टेटमेंट और रिकवरी के बेसिस पे कन्विक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी कुछ दिन पहले मैं एक केस सॉल्व कर रहा था। उस दौरान ये एकेडमिक टॉपिक पे रिसर्च करने का मौका मिला और कि जो कोर्ट के समक्ष जो इशू आया जिसके बेसिस पे रिसर्च करने का मौका मिला, वो इशू ये था कि वेदर द कन्विक्शन ऑफ द पर्सन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द purported disclosure statement and the recovery memo in the absence of any corroborative evidence can sustain or not। मतलब डिस्क्लोजर स्टेटमेंट एंड रिकवरी मेमो के बेसिस पे क्या किसी का कन्विक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सवाल कोर्ट के समक्ष आया था। मुझे रिसर्च करने का मौका मिला और फिर मैंने कई सारे जजमेंट गो थ्रू हुआ हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स हैं इस पॉइंट पे, जिससे जो है ज्यूरी मैट्रिक्स डेवलप हुआ। वो जजमेंट बता देता हूँ मैं। तो सीक्वेंस वाइज जो जजमेंट है वो 1995 सुप्रीम कोर्ट केस एक है आर वर्सेस जॉन पॉल लीपेज, फिर है तुलसीराम कानू वर्सेस स्टेट 1951 सुप्रीम कोर्ट, देर आफ्टर पांचू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2011 सुप्रीम कोर्ट, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस तालावेर 2011 सुप्रीम कोर्ट, फिर है भरामा परासरम कुधाचर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2014 सुप्रीम कोर्ट, विजय ठाकुर वर्सेस स्टेट 2014 सुप्रीम कोर्ट, सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2015 सुप्रीम कोर्ट। इन सारे केसेस में इस पर्टिकुलर टॉपिक को डील किया गया स्टेप बाय स्टेप। और जो ये इशू है, इसको समझने से पहले हमको ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या कब ऐसे केसेस आते हैं जहां पे ये रिसर्च, ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोर्ट के लिए कि क्या कन्विक्शन हो सकता है, अगर होगा तो कोर्ट को क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक केस है जहां पे एक आदमी एटीएम से पैसे निकालने जा रहा होता है और उसके बाद दो बदमाश आके, उसने एफआईआर ये लिखवाई होती है कि मैं साहब एटीएम से पैसे निकालने जा रहा था और दो बदमाश आए, उन्होंने मेरा बैग लूट लिया जिसमें 1 लाख रुपए कैश था। इसके वजह से वो एफआईआर पंजीकृत कर देता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन के 10 दिन 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद में पुलिस को मुखबिर खास से, सीक्रेट इन्फॉर्मर से एक सूचना मिलती है कि साहब जो घटना घटी थी फलानी जगह पे, एटीएम से सामान या अपना जो रुपए लेके जा रहा था बैग में, ये आदमी जो चोर ने चोरी की थी या जिसने डकैती की थी, वो फलानी जगह पे खड़े हैं और भागने की फिराक में, अगर जल्द तेजी नहीं की गई तो भाग जाएंगे। इसके बेसिस पे पुलिस उनको पकड़ लेती है उस पर्टिकुलर स्पॉट से। उनसे पूछती है कि क्या तुमने चोरी फलानी जगह पे डकैती या चोरी की थी। वो उनसे वो सब चीजें कबूल लेते हैं कि साहब हाँ हमने चोरी की थी, हम ऐसे गए थे, वहां गए थे, हमने रेकी की थी, सब चीज पुलिस उनसे उगलवा लेती है। फिर उनसे कहा था तुमने चोरी का सामान जो है, नोट की गड्डी है या जो तुमने चोरी किया था अमाउंट, वो तुमने कहाँ रखा है। अब वो कहते हैं कि साहब मैंने उसको अपने घर पे रखा हुआ है अलमारी में। फिर वो पुलिस कहती है तो मुझे ले चलो अपने घर। वो ले चलते हैं। अब ये जो यहां से जो स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट डिस्क्लोजर स्टेटमेंट हो रहा है, दैट इज अ डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। अब इसके बेसिस पे घर जाते हैं, घर से जो है अलमारी खोलता है, अलमारी से जो है एक बैग निकलता है, बैग में नोट की गड्डी होती है और पुलिस पूछती है क्या ये चोरी का नोट है। वो कहता है हाँ साहब ये चोरी का नोट है। इसके बेसिस पे उनकी अरेस्टिंग हो जाती है और फिर यही सोल एविडेंस होता है जो कोर्ट के सामने आता है। क्या इस एविडेंस के बेसिस पे कोर्ट कन्विक्शन कर सकती है, क्या दोष सिद्ध हो सकता है उसका, ये सवाल कोर्ट के समक्ष आता है और कोर्ट को फिर ये चीज देखनी पड़ती है। और कोर्ट को जब सोल रिकवरी के बेसिस पे और डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बेसिस जब कोर्ट कन्विक्शन करती है तो कोर्ट को देखना पड़ता है दैट द रिकवरी शुड बी अनइम्पीचेबल एंड नॉट बी श्राउडेड विद द एलिमेंट्स ऑफ डाउट। रिकवरी और डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बेसिस पे जो रिकवरी हो रही है वो अनइम्पीचेबल होनी चाहिए, उसमें कोई भी आउट ऑफ डाउट नहीं होना चाहिए। अगर जरा से भी डाउट होगा तो उस पर कन्विक्शन नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने ज्यूरी मैट्रिक्स जो डेवलप हुआ, केस लॉस जो डेवलप हुए, उसके बेसिस पे कोर्ट ने कुछ एसेंशियल्स बनाए हुए हैं और उस एसेंशियल्स में कोर्ट को देखना पड़ेगा कि क्या इन सारे जो पॉइंट्स बनाए हैं कोर्ट ने, क्या उस पर वो पर्टिकुलर रिकवरी खरी उतर रही है कि नहीं उतर रही है। तो पहला पॉइंट है द पीरियड ऑफ इंटरवल
बिटवीन द मैलफिजेंस एंड द डिस्क्लोजर, मतलब जिस दिन घटना घटी, जो रॉन्ग डूइंग हुआ, उसके बेसिस, उसके और जो जिस दिन रिकवरी, उसके बेसिस, उसके दोनों के बीच में इंटरवल ऑफ टाइम कितना है, कितने दिन के गैप है। क्यों ये मेंशन किया गया? इसलिए मेंशन किया गया कि भाई रिकवरी हो रही है 1 महीने बाद घटना से, और आप ये दिखा रहे हो कि 1 महीने बाद जो है वो अपने घर पे पैसा रख के घूम रहा है, मतलब चोरी का सामान वो 1 महीने तक अपने घर पे रख के घूम रहा है, 1 लाख रुपए, उसने एक भी पैसा खर्च नहीं किया। तो ये भी एक डाउट क्रिएट करता है कि क्या ये प्लांटेड रिकवरी है, क्या ये उसी का पैसा है और जो है पूरा का पूरा केस कन्वर्ट कर दिया गया चोरी में। तो पहला चीज ये देखेगी कोर्ट। दूसरा क्या देखना है कोर्ट को? कॉमनैलिटी ऑफ द रिकवर्ड ऑब्जेक्ट एंड इट्स अवेलेबिलिटी इन द मार्केट, कितना कॉमन है वो, कैसे पता चलेगा कि चोरी का नोट है? क्या उस नोट के सीरियल नंबर बता रखा था जिसने एफआईआर लगवाई थी कि भाई मेरे जो ये 1 लाख के जो नोट गायब हुए हैं सबका सीरियल नंबर ये है? क्या ऐसा एफआईआर हुई थी? कैसे पता चलेगा? तो कॉमनैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द अवेलेबिलिटी इन द मार्केट, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब अगर जहां पे इस तरीके के मटेरियल रिकवर्ड ऑब्जेक्ट होंगे वहां पे कन्विक्शन करना आसान नहीं होगा, वहां पे अदर कोरबोरेटिव एविडेंसेस को देखना पड़ेगा। थर्ड क्या पॉइंट है? नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रिलेवेंस टू द क्राइम। मर्डर होता है, मारपीट होती है, चाकू की इंजरी पाई जाती है, या लाठी डंडे की चोट पाई जाती है और चाकू की रिकवरी दिखा दी जाती है, या चाकू की चोट पाई जाती है और लाठी डंडे की रिकवरी दिखा दी जाती है। तो रेलेवेंस टू द क्राइम एंड द रिकवरी ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों भी वो भी देखना पड़ेगा कोर्ट को कि कितना रेलिवेंट है ये मटेरियल जो घटना घटी उससे। एंड फोर्थ एंड द फिफ्थ पॉइंट, द टेस्टिमनी एंड द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस बिफोर द कोर्ट। क्या कोई इंडिपेंडेंट विटनेस था जिसकी प्रेजेंस में रिकवरी हुई? और अगर था तो उसने कोर्ट के सामने क्या बयान दिया? क्या वो हॉस्टाइल हो गया? क्या कोई इंडिपेंडेंट विटनेस था ही नहीं? सो ये भी चीज देखनी पड़ेगी कोर्ट को। सो ये सारे फैक्टर जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए रिकवरी करेगा, तभी वो उस रिकवरी, उस सोल रिकवरी के बेसिस पे कन्विक्शन हो सकता है। अगर जरा सा भी डाउट हुआ इन सब चीजों में तो कन्विक्शन नहीं हो सकता। सो ये है फैक्टर। अब ये तो हो गया कि अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बहुत ही एज ओल्ड प्रिंसिपल है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कि 10 गुनहगार को सजा हो जाए चलेगा, लेकिन एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। एक जगह चोरी होती है, आपके पास कोई भी मटेरियल नहीं, कोई भी एविडेंस नहीं कि भाई ये आदमी चोरी में इन्वॉल्व था, ये अपनी गाड़ी खरीदा, इसने इन 5 लोग को किया, इनसे एक सीडीआर लोकेशन हुआ, वहां पे इन्होंने प्लानिंग किया, ये लोग कहाँ रुके थे, कोई मटेरियल नहीं, किसी ने देखा नहीं आते जाते, कोई मटेरियल नहीं। केवल आपको मुखबिर खास से सूचना मिली, आप गए, उसने आपने पकड़ लिया, किसी एक आदमी को उठा लिया, उठा के उससे कबूलनामा नोट करा लिया और उसके बाद उसके बेसिस पे एक नोट की रिकवरी कर दी। सो ये प्लांटेड नहीं है रिकवरी। केस सॉल्व करने के लिए रफा दफा प्रेशर आ रहा था, जो है पब्लिक का प्रेशर था, इस चक्कर में कहीं आपने एक मासूम आदमी को कहीं ना फंसा दिया हो, इसके लिए ये सारे प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। आपको तो केस सॉल्व करना है, बट वो आदमी अगर एक बेगुनाह आदमी जेल चला जाएगा तो वो केवल वो आदमी केवल सफर नहीं करेगा, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सफर करेंगे, सबकी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है कॉन्शियस होना कोर्ट को, इतना इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस करना इन सब पॉइंट पे कि क्या ये प्लांटेड रिकवरी, क्या है यहाँ पे। इसीलिए हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सिद्धांत है कि प्रोसिक्यूशन को, जो प्रोसिक्यूशन है, तो स्टेट मशीनरी है, जो एफआईआर, जो फरियादी एफआईआर लेके जाते हैं, पूरा स्टेट मशीनरी उनके पीछे से काम कर रही होती है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही होती है, सरकारी वकील जो है वो कोर्ट में असिस्ट कर रहे होते हैं, सब कुछ उनको पूरी स्टेट मशीनरी उनको मिलती है। इसीलिए ये भी जिम्मेदारी दी गई फिर स्टेट मशीनरी को, प्रोसिक्यूशन को, कि केस को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूफ करें। एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो बेनिफिट ऑफ डाउट किसको मिलेगा? एक्यूज को मिलेगा, क्योंकि आपने उसको उठा के जेल में भेज दिया, इन्वेस्टिगेशन स्टेट मशीनरी कर रही है। तो अगर डाउट होगा, अगर एक भी छोटा सा डाउट होगा, यह कहीं भी एक शक पैदा होगा कि नहीं भाई ये प्लांट हो सकता है, एक भी इंडिपेंडेंट विटनेस क्यों नहीं है, विटनेस कोर्ट में जाके ये बयान दे रहे हैं कि नहीं साहब हमको नहीं पता, हमने उसको देखा नहीं था, हमारे सामने जो है रिकवरी नहीं हुई थी, तो कैसे ना मान लें कि प्लांटेड रिकवरी है ये? तो
तो ये सारे एसेंशियल्स को कंसीडर करना पड़ेगा। एक तो हो गया केस ये। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर हम आएंगे कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या।